थोड़ा सा हम बता लेते हैं इसके बारे में, उसके बाद आगे बताएंगे। ठीक ठीक है। सबसे पहली चीज की रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया वो केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के किसी नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये देखिए, जब दो या दो से अधिक, दो से अधिक अभिकारक, क्या है, अभिकारक मिलकर किसी नए नए उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, निर्माण, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और कोई भी बच्चा बहुत टेंशन नहीं लेगा, एकदम सबको समझ में आएगा। ठीक है ना, एकदम मक्खन की तरह। देखो ध्यान से देखो, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के किसी नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, अभिक्रिया कहलाती है। तो सबसे पहली चीज की अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, जैसे देखिए ए प्लस बी इज गोज टू ए और बी, ये एरो दिख रहा है, इसके इधर यानी दाएं साइड जो प्राप्त हो रहा है उसे कहते हैं उत्पाद, और जो इधर है उसे कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। यानी ये जो दोनों है इसे कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और इधर जो प्राप्त हो रहा है उसे कहते हैं उत्पाद, यानी प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। सबको समझ में आ रहा है, यानी जो इस साइड प्राप्त होगा उसे कहेंगे उत्पाद, और जो इधर है अभिकारक। और कोई पूछ दे कि अभिकारक होता क्या है, आप कहेंगे कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारकों को अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारक, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारक। शायद नीचे दिखाई ना दे तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारकों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इतना नोट करिए तो आप लोग। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया तो हो गया, ठीक है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की कुछ पहचान होती है कि कैसे, मतलब हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो पहचानने का तरीका देखिए। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले अवस्था परिवर्तन। क्या है, अवस्था परिवर्तन। ये नहीं कि सब साथ में होगा, ठीक है ना, अवस्था परिवर्तन। उसके बाद रंग परिवर्तन, क्या होगा, रंग परिवर्तन। उसके बाद स्वाद परिवर्तन, ठीक है, और गंध परिवर्तन भी। और भी कुछ परिवर्तन होता है। इनके ताप में भी, मतलब क्या देखिए, या तो ताप कम होगा, ताप बढ़ेगा,
ये नहीं है कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि कोई एसिड वगैरह ले लिए, तेजाब वगैरह ले लिया, जो सारी चीज़ें रासायनिक लैब वगैरह में प्रयोग किया जाता है तो उन्हीं से केवल रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है कि जो पूरा हमारा यूनिवर्स चल रहा है सब रासायनिक अभिक्रिया। हमारे सांस लेने की प्रक्रिया भी क्या है? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? छोड़ते हैं। तो यहाँ भी क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यानी श्वसन से लेकर के भोजन पचाने तक की जितनी सारी क्रियाएं वो सब क्या है? रासायनिक क्रियाएं। ठीक है ना। और उन देखिए हमारे अंदर जो होती है रासायनिक क्रियाएं उनको जैविक क्रिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जैविक क्रियाएं। जब आप लोग आगे जाओगे और चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स उसको पढ़ोगे, जैव अणु, तब पता चलेगा कि उसमें जैविक अभिक्रियाओं में क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसमें एंजाइम्स, हार्मोन्स, एमिन, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी पढ़ने को। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होता है, इतना ठीक है। ठीक है, नोट कर लिया आप लोग? चलिए आगे चलते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी बता दे रहे हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया को जो लिखने का सूत्र होता है, समझ में आई बात? रासायनिक अभिक्रिया को जो लिखने का तरीका होता है या सूत्र होता है उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन इज गोज टू कैल्शियम ऑक्साइड, यानी जिस तरीके से आप इसको लिखे हैं, ठीक है, यही क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो नोट करने वाली बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, बस इतना जान जाइए कि जो रासायनिक अभिक्रिया को जो लिखने का तरीका होता है उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर? इसको नोट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए ध्यान दीजिए, अभिक्रिया के प्रकार क्या है? अभिक्रिया के प्रकार, देखिए बच्चों, अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं उसको देखेंगे हम लोग। सबसे पहले आता है कंपोजिशन। क्या है? कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन भी कहते हैं, कॉम्बिनेशन भी कहते हैं इसको। ठीक है, रिएक्शन, कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन। यानी इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन, रासायनिक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। और एक और नाम इसको दिया जाता है योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है ना, जब आप अपनी बुक में पढ़ेंगे या कभी एग्जाम में आ जाए तो योगात्मक अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया एक ही चीज होती है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। उसके बाद होता है एक डीकम्पोजिशन। क्या होता है? कंपोजिशन। डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? आप गठन भी बोल सकते हैं। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन। ठीक है, इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, द्विविस्थापन। क्या आता है? डबल डिस्प्लेसमेंट।
डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन। क्या है? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया। साथ में आप लोग नोट अगर करते रहेंगे तो सही रहेगा। ठीक। इसके बाद आता है एक्सोथर्मिक। क्या आता है? एक्सोथर्मिक यानी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन यानी उष्मा क्षेपी। क्या है? एक बार आप लोग देख लीजिएगा, शायद एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में हो सकता है कंफ्यूज, लेकिन सही होगा। नहीं सही है। एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। और उसके बाद होता है एंडोथर्मिक। क्या होता है? लास्ट है, यहाँ तक देखना दिख रहा है क्या? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी उष्मा शोषी। क्या होता है? आप रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है ना? चश्मा लगाएंगे बारह हो जाएगा। चालू है देखना। तो सब लोग समझ में आ गया। देखिए अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है। कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है। और इन सभी अभिक्रियाओं के प्रकार अभी पढ़ेंगे। ठीक। एकदम बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है। नहीं समझ में आया घर चले जाना, लेकिन टेंशन मत लेना तुम सब। चलिए ध्यान दीजिए। संयोजन अभिक्रिया की बात करते हैं ना। देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें चाहे आप जितना भी अभिकारक लगा लीजिए उत्पाद एक ही बनेगा। ठीक है। यानी जैसे क्या कहते हैं, कुछ डालना खिचड़ी एक ही होते है ना। उसमें आलू डाल लो, मरचा डाल लो, धनिया मरचा जो भी जो जितना हो सके उतना डालो, खिचड़ी बनेगी ना। ये नहीं कि सब्जी दाल भात सब अलग अलग बन जाएगा। क्यों जी? ठीक है ना। उसी प्रकार से इसमें है, चाहे आप जितना अभिकारक लगा लीजिए उत्पाद एक ही बनेगा। जैसे देखिए ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया। ये बच्चों हिंदी बताते रहना, तुम सब जहाँ जहाँ गलत लिखेंगे ना, हिंदी कमजोर है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, क्या है? अधिक अभिकारक ठीक है, अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का, इसका एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब ध्यान से सुनो बच्चों। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद समझते हैं। ठीक है। क्या बोल रहे हैं? कोई प्रॉब्लम? अब काम कर रही है। चलो देखो, ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बना दें? कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। अभी ये सब बन कैसे रहा है अभी बाद में बताया जाएगा। ठीक है। फिलहाल जैसे बताया जा रहा है वैसे आप लोग समझ लीजिए। ठीक है। ये जुड़ कैसे रहा है अभी इसको बताएंगे। उसके बाद जैसे Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 इज गोज टू 2FeSO4। ठीक है। दिख रहा है? और कोई भी अभिक्रिया लीजिए, जैसे जल बना लीजिए प्लस ऑक्सीजन गोज टू H2O। ध्यान दीजिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक चाहे जितना मिला लीजिए, इधर जो मिलेगा वो एक ही मिलेगा, उत्पाद मिलेगा। ठीक है ना।
देखिए इसमें अभिकारक दो हैं, इसमें भी दो हैं, लेकिन इसमें देखिए एलिमेंट कितने हैं, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, और कार्बन है। इसमें देखिए एक, दो और तीन, तीन अभिकारक हैं। तो इसमें तीन अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, इसमें दो अभिकारक मिल करके एक ही उत्पाद बना रहे हैं। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आई बात? नोट कर लीजिए, सब लोग नोट कर लो। इसमें किसी को डाउट? ठीक है, देखिए अगर एग्जाम में आता भी है, देखिए 100% इस अभिक्रिया से दो रिएक्शन आपको आने ही है। अब 6 अभिक्रिया में किसका दे रहा है, लेकिन आएगा 100%, ठीक है ना। हर साल पूछता है, लेकिन कौन सा आएगा ज़्यादातर, देखिए जो ज़्यादा आएगा वो उष्माक्षेपी हो सकता है, ठीक है, द्विविस्थापन आए या संयोजन अभिक्रिया, इन तीनों में से कोई एक आएगा, एक या दो आएगा। तो आपको कुछ देखिए ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, दो ही एग्जाम्पल है, 2 या 3 एग्जाम्पल है। आप याद करना भी बहुत कठिन नहीं है, समझे बस। जहाँ अब इंग्लिश का हर चैप्टर से 5-5, 10-10 क्वेश्चन आंसर याद करने से अच्छा केमिस्ट्री का 2 ही रिएक्शन याद कर लें, समझे बस। बहुत ज़्यादा तो है नहीं, केवल 2 ही याद करना है, दोनों को याद कर लो, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कैल्शियम मोनोऑक्साइड भी बोला जाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू कैल्शियम कार्बोनेट। और सबसे पहली चीज आपको नाम जरूर लिखना है हर रिएक्शन में। अगर मैं भूल जाऊं तो आप बता देना कि सर इसका नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड मिलके सल्फेट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? आयरन सल्फेट बोलो या फेरस सल्फेट बोलो, ठीक है। मिटा दे। और आप लोग नोट बनाइएगा, ठीक है। चलो तो ध्यान दो। अब देखिए इतनी आसान हो गई कि अगर आपको संयोजन अभिक्रिया याद हो गई है तो वियोजन अभिक्रिया उसी का उल्टा होता है। क्लियर? यस, देखिए ठीक है बच्चों, डिकम्पोजिशन, वियोजन अभिक्रिया। बात मत करिए आप लोग, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इसमें क्या करते हैं कि किसी यौगिक या उत्पाद को गर्म कर देते हैं तो अभिकारकों में टूट जाता है। क्लियर? ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक का या उत्पाद, जो भी हो, यौगिक या उत्पाद जो भी है, को गर्म करने पर क्या है, गर्म करने पर अभिकारकों में क्या है, अभिकारकों, राइटिंग समझ में ना आया तो पूछ लेना, ठीक है ना। अभिकारकों में टूट जाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक या उत्पाद को गर्म करने पर अभिकारकों में टूट जाते हैं, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया। क्लियर? एग्जाम्पल में वही जो संयोजन में लिखे थे इसको क्या करते हैं, उल्टा करके लिख देंगे। जैसे मान लो तुमने बदेली में पानी रखा हुआ है, बदेली गर्म कर दो, ठीक है, मतलब चैला लगा के क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। इसी को क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ये पदार्थ है, उत्पाद है, कोई यौगिक है, उसके बाद इसको हमने गर्म कर दिया, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। क्लियर? जैसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर क्या है, अब इसको हम गर्म कर देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और CO2 अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से उसको भी लिख लीजिए, जैसे 2FeSO4। आयरन सल्फेट को गर्म कर देंगे तो यह आयरन ऑक्साइड 2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में क्या हो जाएगा,
टूट जाएगा। क्लियर? ये नीचे वाला एग्जाम्पल दिख रहा है, ठीक है? सब जो रसायन विज्ञान का बेसिक नॉलेज है, जैसे रसायन विज्ञान की परिभाषा, किसने खोज किया, परमाणु वगैरह, संयोजकता, ये सारी चीजें अलग टॉपिक में बना के आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, घर पे देख लीजिएगा, ठीक है? कल कल हो सकता है पड़ जाए वीडियो, कल थोड़ा सा पहले आएंगे और वीडियो बना के डाल देंगे, क्योंकि आज टाइम ज़्यादा लग गया था ना, इसलिए स्टार्ट करने में नहीं कर। चलिए आगे, नोट हो गया सबका? यस सर। तो दोनों अभिक्रिया में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं ना? सही में एकदम? माई कसम? हमारी कसम मत बना, लायक मुँह आ देगी हमको, फिर तो दूसरा टीचर कैसे खोजोगे? आपका कसम सर। बच्चों एक चीज ध्यान दो, ये वाली अभिक्रिया पे थोड़ा ध्यान देना। पीछे वाले बच्चे आप लोग भी थोड़ा सा आगे आ जाओ तो सही। शांत रहो, सबको सुनाई देगा बढ़िया से। और सुनो, विस्थापन अभिक्रिया थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया, ध्यान से सुनिए बच्चों। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? विस्थापन का मतलब क्या है? एक को यहाँ से वहाँ करती है, समझ आए बात? समझ गए? इसको क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, ठीक है? यानी किसी की जगह ले लेना क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। जैसे मैं पहले एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? यानी सोडियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम। अब ध्यान से सुनिए, इसमें बहुत सारी चीजें अभी बताने को बाकी है, क्योंकि आपके मन में शंका बनी रहेगी कैसे सोडियम पोटेशियम में क्या लिख रहा है और पोटेशियम क्लोरीन को क्यों विस्थापित नहीं कर रहा है। समझिए बात? पोटेशियम, अब जैसे मान लो अगला क्या बनेगा उत्पाद? पोटेशियम क्लोराइड क्या बनेगा और सोडियम क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा। क्लियर? तो सोडियम विस्थापित हो गया, तो आपके मन में शंका रहेगी कि ये इसको क्यों नहीं विस्थापित कर रहा है, क्लोरीन को। तो देखिए, ये है धन मूलक और ये भी है धन मूलक, समझ में आई बात? तो प्लस वाला प्लस को ही विस्थापित करेगा, समझ में आई बात? माइनस वाले को विस्थापित तो नहीं करेगा, माइनस वाला क्या करेगा? इसके साथ चिपक जाएगा। जैसे बिया है लड़का लेकिन बोला, सेम प्रक्रिया वहाँ यहाँ भी है। लड़का लेकिन बिया ना बोला, एक जेंडर आता है ना, जेंडर, उसी प्रकार से सेम कभी कभी हो जाता है, ऐसा भी होता है, पता नहीं। चलो ध्यान दो, बच्चों ध्यान दो। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो सोडियम है इसका चार्ज प्लस होता है और पोटेशियम का चार्ज भी प्लस होता है। तो प्लस प्लस क्या होगा? प्रतिकर्षित, जैसे आवेश में होता है, धन धन जो होता है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, और प्लस और माइनस क्या करता है? आकर्षित करता है। तो कोई भी यौगिक हो, उन दोनों में दो मूलक होते हैं। जैसे देखो H2O है, एक माइनस होता है, दूसरा प्लस होता है। चाहे पूरे यूनिवर्स में जितने यौगिक हैं सब में एक मूलक माइनस रहेगा और एक मूलक, ठीक है ना? एक माइनस रहेगा, एक ऋण रहेगा। वाह गजब, क्या मुस्कुराहट। भात के संगे रोटी खानी, समझे बात? दाल सब्जी प्रयोग ना करें। देखिए, एक होता है धन मूलक और दूसरा होता है ऋण मूलक, और यह यौगिक तभी संभव है जब दोनों का टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब जैसे ध्यान दो, सोडियम का चार्ज होता है +1, पोटेशियम का चार्ज भी क्या होता है? +1। अब देखो एक चीज और है, जब तक ये अकेले हैं इनका चार्ज जीरो होता है। अभी चार्ज बाद में पढ़ाऊंगा। जब तक ये अकेले हैं इनका चार्ज जीरो होता है। अब हम अकेले ऐसे ही खूब भाजत हैं, क्या पता चले मिनट कितना जोर है, क्यों बाजी तब नहीं पता चली। उसी प्रकार से पोटेशियम जब तक अकेला है इसका चार्ज क्या होगा? जीरो। और जब पोटेशियम किसके साथ आ जाएगा? क्लोरीन के साथ, तो इसका हो जाएगा -1 और इसका हो जाएगा +1। समझाएगा? अब ये भी देखना है कि +1, ये भी +1 है, ये भी +1 है, दोनों में जो है कि समान प्रकार की संयोजकता है। समझ में आया? तो ये कहाँ इसको विस्थापित कर दे रहा है, ठीक है?
तो समान प्रकार का संयोजकता होने से कोई मतलब नहीं होता है। पोटेशियम पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे प्रबल धातु होता है। क्या होता है? पूरे पोटेशियम मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम सबसे प्रबल धातु होता है और यह OH के साथ यानी क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार बनाता है। क्या बनाता है? जैसे HCl है, प्रबल अम्ल H2SO4 है, उसी प्रकार से क्षार में सबसे प्रबल क्षार होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि पोटेशियम सबसे प्रबल धातु है, पूरे पीरियोडिक टेबल का है। समझ में बात? अब ध्यान, इसकी परिभाषा बनाते हैं। देखो परिभाषा कैसे बनाएंगे। सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम ने किसको विस्थापित किया? सोडियम को। एक तत्व विस्थापित हुआ और एक नया यौगिक बन गया। ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड से क्या बन गया? पोटेशियम क्लोराइड। तो हम कहेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व का विस्थापन होता है तथा एक नए यौगिक का निर्माण होता है। समझ में आ गया? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व का विस्थापन होता है तथा एक नए यौगिक का निर्माण होता है निर्माण। तो निर्माण ऐसे लिखते हैं ना, होता। चलो ध्यान दो, थोड़ा गाना बजाते हुए गाने सोच। चल देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व का विस्थापन होता है तथा एक नए यौगिक का निर्माण होता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा एकदम क्लियर है, याद हो जाएगा ना? अभी याद हो गया। एक आध और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आप ये भी शंका होगी, सोडियम के साथ तो एक ही क्लोरीन लगा हुआ है, मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन क्यों लगा हुआ है? समझ में आया? मैग्नीशियम का एक ही हाथ है तो ये आदमी को पकड़ा है सोडियम का, ठीक है, और मैग्नीशियम का 2 हाथ है तो 2 आदमी को पकड़ेगा। अभी हाथ वाली समस्या आपको क्लियर कर देंगे। ये होती है संयोजकता, यानी सोडियम की संयोजकता 1 होती है और क्लोरीन की संयोजकता -1 होती है। समझ में? दोनों मिलके क्या हो गए? 0। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है और क्लोरीन की होती है -। अब 2 में से 1 जाएगा तो अभी 1 बचेगा ना, तो उसको मतलब 0 करने के लिए हमने क्या लगाया? यहाँ पे 2, तो 2 का -1 में गुणा हो जाएगा तो 2 एकम 2 -2 ये भी हो जाएगा, तो -2 और +2 क्या हो गया? 0। यानी कहने का मतलब है कि मैग्नीशियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और मैग्नीशियम की जो बैलेंसी है संयोजकता वो 2 होती है, वो एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन को जोड़ेगा। समझ में आई बात? क्लियर? बहुत अच्छा। चलिए, तो ये चार्ज वाली समस्या बाद में बताएंगे। प्लस बेरियम, क्या है? बेरियम, कैल्शियम, जिंक, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम को, देखो कहने का मतलब है मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है, तो मैग्नीशियम को कौन विस्थापित करेगा? जिसकी संयोजकता 2 होगी। अब ये नहीं है कि सोडियम को ला के यहाँ पे कहते हैं कि मैग्नीशियम को विस्थापित कर दो, एक अकेला सोडियम नहीं कर पाएगा। यानी मैग्नीशियम को विस्थापित करने के लिए 2 सोडियम की आवश्यकता होती है, या तो किसी ऐसे आदमी को लाओ जिसकी भी संयोजकता कितनी हो? 2। तो जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, बेरियम हो गया, इन सब की संयोजकता क्या होगी? 2। तो जिंक क्या करेगा? कहेगा क्या हमसे लड़के दिखाओ, हम भी तुम्हारे जैसे उठा के पटक देंगे। तो अब मैग्नीशियम कहाँ चला जाएगा बेचारा? घर छोड़ के। ठीक है, तो मैग्नीशियम का हो गया विस्थापन। अब यहाँ पे देखो, एक तत्व का क्या हो रहा है? विस्थापन, और एक नए यौगिक का निर्माण हो रहा है। यानी मैग्नीशियम क्लोराइड से मैग्नीशियम का विस्थापन हो रहा है और क्लोरीन जिंक के साथ मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बना रहा है, जिंक क्लोराइड। समझ में आ गया? एक और देखते हैं, कैल्शियम सल्फेट, जो कि साल्ट है, सब साल्ट है। उसके बाद बेरियम, क्या है? इसको टू। अब बेरियम किसको विस्थापित करेगा? कैल्शियम को, और कैल्शियम बेचारा बना के चला जाएगा। ठीक है, समझे? तो कैल्शियम सल्फेट में देखिए, कैल्शियम भी स्थापित हो गया और बेरियम सल्फेट मिलकर फिर से बेरियम सल्फेट बना लिए। तो अभी इतना ध्यान रहे, जब आप तत्व तो बना रहे हो तो प्लस वाला हमेशा पहले रहेगा, माइनस वाला बाद में रहेगा। ठीक है,
ये सारी चीज़ें किसी नए मतलब लेक्चर में दे दिया जाएगा, क्या चीज़ें अभी आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। कल आपको पढ़ाया जाएगा ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा चैप्टर एक्स्ट्रा बनाया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि धन मूलक ऋण मूलक कैसे आपस में मिलेंगे, कौन कहाँ पर किसकी जगह कहाँ रहेगी, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत डाउट रह जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा लेट हो रहा है, इंग्लिश भी पढ़ाना है ना, नोट कर लीजिए सब लोग।